हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 12वीं का भूगोल अध्याय 2 मानव बस्ती का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए रोज की तरह आज भी रिवीजन अपना चालू करते हैं और अपना कमेंट में ज़रूरी मार्क्स बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो बिना किसी देर के लिए चलते हैं। और चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला नंबर क्वेश्चन ये आपका है, कह रहा है किसी भी प्रकार का घरों का समूह, किसी भी प्रकार के घरों का समूह जो आकारों में छोटा या बड़ा हो सकता है क्या कहलाता है। नगर या कस्बा या मानव बस्ती या ग्राम। फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। किसी भी प्रकार के घरों का समूह जो आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है क्या कहलाता है। नगर कहलाता है मेरे भाई, कस्बा कहलाता है, या मानव बस्ती कहलाता है, या ग्राम कहलाता है। तो हमने अपनी किताब में पढ़ा होगा किसी भी प्रकार के घरों का समूह जो है वो आकार में छोटा हो या बड़ा हो वो क्या कहलाती है, बस्ती कहलाती है। कौन सी बस्ती, यहाँ पर मानव रहते हैं यानी मानव बस्ती में भाई। तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक विशेषता क्या है। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक विशेषता क्या है। उद्योग, प्राथमिक क्रिया, व्यापार या परिवहन। तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक विशेषता जो है सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया यानी कृषि पशुपालन है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि नगरीय बस्ती के अधिकांश लोग किस प्रकार की क्रिया में संलग्न होते हैं। नगरीय बस्तियां के अधिकांश लोग किस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रिया में, द्वितीयक क्रिया में, या तृतीयक क्रिया में, या अकेट में, या खनन में। तो नगरीय बस्तियों के अधिकांश लोग आप लोग को बताए हैं हम कि द्वितीयक और तृतीयक क्रिया में वो लोग ज्यादातर संलग्न रहते हैं मेरे भाई। की प्राथमिक क्रिया जो है, प्राथमिक क्रिया जो है वो मानव बस्ती में मिलता है। और मानव बस्ती कहाँ होते हैं, ग्रामीण बस्तियां जैसे। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रिया नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि जिन बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत पास पास बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रकीर्ण बस्ती, गुच्छित या सहस्त्र बस्ती, अवखंडित बस्ती, या पीली बस्ती। जिन बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत पास पास बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई। तो गुच्छित और सहस्त्र बस्ती मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सर कह रहा है कि खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग अलग दूर स्थिति घरों वाली बस्तियों को क्या कहते हैं। खेतों द्वारा एक दूसरे अलग अलग दूर स्थिति घरों वाली बस्तियों को क्या कहलाता है मेरे भाई। सहस्त्र बस्ती, प्रकीर्ण एकाकी बस्ती, नगरीय बस्ती, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि खेतों द्वारा एक दूसरे की अलग अलग दूर स्थित घरों वाली बस्तियों को प्रकीर्ण या एकांकी बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइन के किनारे विकसित होने वाली बस्ती का प्रतिरूप कैसा होता है। बताइए, किसी सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइन के किनारे विकसित होने वाले बस्ती का प्रतिरूप कैसा होता है मेरे भाई। वृत्ताकार, रेखीय, आयताकार, या तारा प्रतिरूप। फटाफट से कमेंट में आंसर करिए मेरे भाई, फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। सबका राइट आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर बी रेखीय मेरे भाई। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर सवाल क्या रहा है, किसी झील, तालाब या कुआं के चारों ओर विकसित होने वाली बस्ती को किस प्रतिरूप में गिना जाता है मेरे भाई। तो सभी लोग को बताया तो वर्गाकार प्रतिरूप के रूप में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या रहा है कि पहाड़ी ढलानों पर घर आमतौर पर किस प्रतिरूप में बनाते हैं। सिरढ़ानुमा प्रतिरूप में, सभी लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट कर चलेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं
वहां से सड़कें बाहर और आ जाती हैं, वहां कौन सा प्रतिरूप बनता है? रेखीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के किस मैदानी भाग में संघन या गुचित बस्तियां व्यापक रूप से पाई जाती है? भारत के किस मैदानी भाग में संघन या गुचित बस्तियां व्यापक रूप से पाई जाती है मेरे भाई? और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया था, इसीलिए इसे जीबीआई कर सकते हैं भाई, जीबीआई एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय के पर्वत क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़े, किधर है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर सवाल क्या है कि शुष्क क्षेत्रों यानी ड्राई पॉइंट्स में लोग पानी के स्रोत के पास बस्तियों को क्या बनाते हैं? जल की उपलब्धता के कारण, सुरक्षा के कारण, खेती के अभाव कारण या उद्योग कारण? तो सभी जानते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में लोग पानी के स्रोतों के पास बस्तियां क्यों बनाते हैं भाई? जल की उपलब्धता के कारण में भाई, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल कह रहा है कि बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों या मानव निर्मित चबूतरों पर बसाए गए गांवों को क्या कहा जाता है? शुष्क बिंदु बस्तियां, आर्द्र बिंदु बस्तियां, गुचित बस्तियां, नगरीय बस्तियां। तो बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर नगरीय बस्तियां बनते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल कह रहा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की सबसे मुख्य समस्या क्या है? विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की सबसे मुख्य समस्या क्या है मेरे भाई? तो पेयजल की कमी और स्वच्छता का अभाव, ये सभी जगह पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल कह रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र की परिभाषा अलग अलग देशों में किस आधार पर भिन्न होती है? नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा अलग अलग देशों में किस आधार पर भिन्न होती है भाई? जनसंख्या के आधार पर, मुख्य आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर, या फिर सभी? तो नगरीय क्षेत्र की परिभाषा जो है अलग अलग देशों में जनसंख्या के आधार पर भी होता है, मुख्य आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भी होता है, और प्रशासनिक ढांचे के आधार पर भी होता है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल कह रहा है कि भारत की किस बस्ती को नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी बस्ती को नगर घोषित करने के लिए कम से कम 5,000 जनसंख्या की जरूरत होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल कह रहा है कि भारत की जनगणना अनुसार नगर कहलाने के लिए कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए? भारत की जनगणना अनुसार नगर कहलाने के लिए कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए? बताओ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सबका राइट आंसर है 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल कह रहा है कि भारत में नगरीय केंद्र के लिए जनसंख्या घनत्व कम से कम कितनी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए? तो भारत में नगरीय केंद्र के लिए जनसंख्या घनत्व जो है कम से कम 200 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति होनी चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले नगर जैसे नई दिल्ली, वाशिंगटन, केनेब्रा क्या कहलाते हैं? तो ये एक औद्योगिक नगर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग ज्यादा है, इसीलिए एक औद्योगिक नगर कहलाता है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल कह रहा है कि जमशेदपुर, पिट्सबर्ग और हुगली जैसे नगरों मुख्य रूप से किस वर्ग में आते हैं? जमशेदपुर, पिट्सबर्ग और हुगली जैसे नगर मुख्य रूप से किस वर्ग में आते हैं मेरे भाई? धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर, सांस्कृतिक नगर और छुआनी नगर। तो जमशेदपुर टाटा एक कंपनी का नाम है, आप लोग सुना होगा, और ये कंपनी उद्योगों से भिन्न कराती है भाई। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर मानेगा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नगर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल कह रहे हैं कि ऐसे नगर जिनका विकास व्यापार और वाणिज्य के केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे क्या कहलाते हैं? फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर, उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? तो व्यापारिक नगर कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल कह रहा है कि गैरिसन यानी छावनी नगरों का मुख्य कार्य क्या होता है? धार्मिक पूजा पाठ, सैनिक गतिविधियां और सुरक्षा, खनिज निकालना, या कृषि कार्य करना? तो गैरिसन नगरों का मुख्य कार्य होता है वो सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा का होता है मेरे भाई, सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा का होता है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर मानेगा। चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन छावनी नगर का उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीसिन नगर का उदाहरण है मेरे भाई? अबला, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई। फटाफट कमेंट में आंसर करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपका एग्जाम बोर्ड में पूछा गया सवाल। छावनी नगर का उदाहरण है, सबका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल कह रहा है कि यरूशलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी और वाराणसी किस प्रकार के नगर प्रमुख उदाहरण है? औद्योगिक नगर है, सांस्कृतिक धार्मिक नगर है, खनन नगर है, प्रशासनिक नगर है? तो वाराणसी ज्यादातर सांस्कृतिक और धार्मिक नगर में आती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल कह रहा है कि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में पैट्रिक गिडिस के द्वारा किया गया था। पैट्रिक गिडिस के द्वारा किया गया था मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बी सबका राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए मेरे भाई 25वां सवाल कह रहे हैं कि स्नान नगर का शब्द का प्रयोग 1915 में किसके द्वारा किया गया था? रेडजल के अनुसार कहा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24वां सवाल कह रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को किस नाम से जाना जाता है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मिलियन के नाम से जाना जाता है, मेगा सिटी के नाम से, उपनगर के नाम से, या सैटेलाइट टाउन के नाम से? तो आप लोगों ने बताया होंगे किताब में कि 10 लोग से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं मेरे भाई? मिलियन सिटी, यानी कि मिलियन सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल कह रहा है कि विश्व में सबसे पहला मिलियन सिटी बनने का गौरव किस नगर को प्राप्त था? न्यूयॉर्क को, लंदन को, पेरिस को, टोक्यो को? तो सबसे पहले मिलियन सिटी बनने का गौरव जो था वो न्यूयॉर्क को था मेरे भाई। इनको न्यूयॉर्क का। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल कह रहा है कि मेगा सिटी कराने के लिए किस नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मेगा सिटी कराने के लिए सबसे पहले 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल कह रहा है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों के सामान्य निम्नलिखित में से कौन सी गंभीर समस्या है? गंदी बस्तियों का निर्माण होना, वायु और जल प्रदूषण होना, यातायात जाम और बुनियादी ढांचे की कमी, या उपयोग सभी? तो विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी गंभीर समस्या मिल रहा है? तो ऐसे तो गंदी बस्तियां भी रहती हैं, वायु जल प्रदूषण भी रहता है, और यातायात जाम और बुनियादी ढांचे की कमी रहती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं इसको तीन तरफ। और आपका ये किसान सवाल कह रहा है इग्लू यानी बर्फ के घर में रहने वाली एक्सट्रीमोन जनजाति की बस्तियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है भाई? सहारा मरुस्थल में, टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्र में, एमेजोन के पेटी में, या गंगा घाटी में? इग्लू बर्फ के घर में रहने वाले एक्सट्रीमोन जनजाति की बस्तियां मुख्य रूप से मेरे भाई अमेजोन के बेसिन में रहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। और यहाँ पर ये जो था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, फटाफट से करिए। ठीक है, और एक बात और, आपका 30 में कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।